हेलो फ्रेंड्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं AIPMT 2005 का पेपर। ओके, 2005 का पेपर अपन आज नहीं, ये 2006 का 2005 वाला तो ऊपर था, अपन कर लिए थे। तो ये है AIPMT 2006। ओके, डन, ठीक है। और दूसरी बात है, आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है। यही वाला नाम जाके गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना है, सिंपल यही, नीड्स, ऐसे कैसे लिखना, नीड्स नेविगेटर, और सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियसली चल रहा है, मतलब कि अपने पास में डेल्टा जी के बारे में बात कर रही। देखो, डेल्टा जी पे हर साल एक क्वेश्चन श्योर होता है, भले वो कैसे भी पूछे। आप पेपर उठा के देख लो, आपने इतने सारे पेपर किए, अभी तक अपन 8 पेपर कर चुके। 8 पेपर में एक भी पेपर ऐसा नहीं था कि डेल्टा जी पे क्वेश्चन ना आया हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, नहीं तो एक तो डेल्टा जी पे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब डेल्टा जी आजकल क्या बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। ओके, ये बात आपने नोटिस की। ओके, पहला बोल रहा है अपने को यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए क्या पूछ रहा है अपने से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला बोल रहा है डेल्टा जी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल गलत बात है। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होता है। जब 0 बड़ा हो और डेल्टा जी छोटा हो, ठीक है। साइन में भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसको बोलता हूँ कुत्ते का मुंह, इसको बोलता हूँ कुत्ते का मुंह। कुत्ते का मुंह जिस साइड खुला होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा है जी यहाँ पे, तो जी बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस तब होता है जब जी नेगेटिव होता है। ओके, बोलता है डेल्टा जी 0 है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। ये बोल रहा है डेल्टा जी 0 है तो मूवमेंट होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम होगा। और ये बोल रहा है डेल्टा जी नेगेटिव है तो नॉट स्पॉन्टेनियस। भाई नॉट नहीं, नॉट हटाओ यहाँ से, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुए। अपने को यहाँ से क्या सीखना मिला कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी 0 है तो कैसा है, इक्विलिब्रियम है। और डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होकर के पॉजिटिव है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन अपने को करवाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अपने से पूछा है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया रखा हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, आइसोटोनिक है। जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन आते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है C1 बराबर C2। आइसोटोनिक मतलब दोनों की प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वल। तो यूरिया किसके आइसोटोनिक है, एक तो यूरिया है, किसके आइसोटोनिक है, एक कोई भी नॉन वॉलेबल सॉल्यूल है, उसका अपने को मान लीजिए X है, उसके साथ में आइसोटोनिक है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन बराबर है। तो कंसंट्रेशन बराबर है, आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई 1 बराबर पाई 2। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई बराबर CRT होता है। पाई बराबर क्या होता है, CRT। कुछ नहीं बोला तो टेम्परेचर सेम मानेंगे, आर तो सेम होता ही है। चलिए, यूरिया का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो जाएंगे मोल। और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 60। और वॉल्यूम कितना दिया है, अपने को कुछ नहीं बोला तो वॉल्यूम सबका 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसे मान लो कि अगर अपने पास ये पूछे, जब भी अपने को बोले कि आइसोटोनिक है तो अपन पहले पाई बराबर ही करेंगे। फिर पाई भी अगर उसके बारे में नहीं दे रखा हो टेम्परेचर तो C1 बराबर C2 करेंगे। फिर वॉल्यूम नहीं दिया है तो अपन कर देते सिंपल मोल बराबर कर लेते सीधे सीधे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके। तो मोल क्या हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसके भी कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और ये क्या बोला है, इसका वॉल्यूम दे दिया है, इसका वॉल्यूम दिया, क्या दिया है, पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब का मतलब यहाँ ये काम नहीं आएगा मोल वाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, ठीक है। वेट दे दिया है अपने को और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, तो मोल अपॉन वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, मोल कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसका वॉल्यूम लीटर में। ओके, इधर क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया है 5% मतलब 5 ग्राम, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता करना, M मान लेते हैं। वॉल्यूम कितना दिया है 5%, परसेंट का मतलब होता है 100 में, मतलब कि 100 ml है,
कितना है, परसेंट दिया है, इसका मतलब कितना दिया है, 100 ml में है, परसेंटेज देता है इसका मतलब 100 ml में है। तो इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में और कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1/6 हो गया इधर, उधर था ये, यहाँ क्या बचेगा, 1/10 बचेगा, तो 50/m बचेगा। कितना बचेगा, 1/6 बराबर 50/m। m बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बहुत आसान और रिपीटेटिव होने वाला क्वेश्चन। ओके, जब भी परसेंट दे मतलब 100 ml में या 100 ग्राम में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन बोला है तो सीधी सी बात है वॉल्यूम होगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा एच और डेल्टा ई किस पे बराबर होगा। आपको पता है डेल्टा जी के अलावा डेल्टा एच का भी क्वेश्चन आता है। तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन सी आर टी। ये बोल रहा है डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होना चाहिए। इनको बराबर करना है तो ये वाली टर्म जो है इसको जीरो करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। करोगे तो डेल्टा एन जी आर टी जीरो, मतलब कि क्या होना, क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एन जी आर टी जीरो। तो आर टी तो कभी जीरो हो नहीं सकता, टेम्परेचर को जीरो नहीं कर सकते हो, आर को जीरो नहीं कर सकते हो। तो डेल्टा एन जी जिसके लिए जीरो हो उसके लिए क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। यहाँ डेल्टा एन जी कितना होगा, 2 - 2, जीरो आ गया। इसका डेल्टा एन जी कितना होगा, 3 - 2, ये सॉलिड इसको नहीं लेना है तो ये तो आएगा 1। इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, 2 - 1 बराबर 1। इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, 2 - 3 बराबर -1। तो जिसका डेल्टा एन जी जीरो आएगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक एसिड दे रखा है और SOCl2 की रिएक्शन करवा रखी है। ये एसिड कैसे होता है, इस टाइप का होता है, CH2COOOH। भले अल्कोहल का OH हो, भले एसिड का OH हो। ये Cl क्या करता है, SOCl2 क्या करता है, यहाँ से OH हटा करके Cl लगा लेता है। तो B क्या बन जाएगा आपके पास में, B बनेगा CH3 CH2 CO और Cl। अब उसके बाद NH3 आएगा तो ये क्या होगी, फिर से SN1 SN2 रिएक्शन होगा, Cl हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा NH3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एमाइड बन जाएगा। Cl हटेगा और उसकी जगह NH2 लग जाएगा। ये रिएक्शन देखो, रिएजेंट देख करके नेम रिएक्शन पहचानो। ये रिएक्शन है, एमाइड दे रखा है, ब्रोमाइड दे रखा है, तो इस रिएक्शन का नाम है हाफ मॉन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या होता है, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या बनता था, इसमें बनता है एमीन। और एमीन भी कितना, जब अपन को GOC पढ़ाई थी मैंने आपको तब बोला था इसमें एक कम कार्बन का एमीन बनता है। एक ऊपर अगर 3 कार्बन थे एमाइड में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। तो यहाँ प्रोडक्ट में कितने बनेंगे, 2। डिग्रेडेशन होगा, कमी आएगी एक कार्बन की। तो आंसर क्या जाएगा, 4th ऑप्शन। ओके, डिग्रेडेशन होता है, ध्यान रखना है। बॉडी में क्या नहीं बनता है, बॉडी में DNA VNA सब बनते हैं, विटामिन नहीं बनते। विटामिन को अपन बाहर से लेना होता है। ओके, ये क्वेश्चन अभी 1-2 पेपर पहले भी अपन किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट हो रहा है। एक्टिनॉइड, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्टिनॉइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है लेंथेनॉइड से। तो उसका रीज़न होता है कि एक्टिनॉइड का जो एनर्जी डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, एक्टिनॉइड में क्या क्या होगा, 5F होगा और 6D सीरीज होगा। तो 5F और 6D सीरीज का जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप कम होता है। और जबकि लेंथेनॉइड में आप क्या होता है, 4F और 5D होता है। तो 4F और 5D का जो एनर्जी गैप होता है, मान लीजिए ये आपका 5F है, ठीक है, और तो इसके जस्ट पास में होगा 6D, तो एनर्जी गैप कम है। इसमें क्या होगा, ये 4F है और ये आपका 5D है, तो एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है। तो एनर्जी गैप एक्टिनॉइड में कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से जा सकता है। ओके, इसीलिए एक्टिनॉइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक नीट में 5 बार पूछा जा चुका है। बहुत बार तो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बट ये तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 का पेपर देखिए आप, 21, 20, 19, वैसे अपन सारे करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल आ गया है। पहले ये न्यूमेरिकल बहुत आता था, आजकल इस न्यूमेरिकल को कम कर दिया है। मे भी दोबारा पूछना शुरू कर दे। वो जो आपके पास में जो, इसको तो मैं कर लेता हूँ पहले छोटा, ये इसको और इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब कर लेता हूँ पेन चेंज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्लांक कांस्टेंट अपने को दे, एक मास दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.11 × 10⁻31। और क्या दिया है, प्लांक कांस्टेंट H दिया है 6.6 × 10⁻34।
ओके। और बोला है वेलोसिटी विद इन डिस्टेंस, अपने को डेल्टा एक्स दे दिया है, डिस्टेंस मतलब 0.1 एंगस्ट्रम। और बोला क्या है अपने को, वेलोसिटी में अनसर्टिनिटी पूछी है, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। बोलोगे इक्वल कब आ गया, न्यूमेरिकल में आता है। पी को लिखेंगे एम डेल्टा वी, ठीक है, तो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर 1/2 10⁻34। ये कहाँ से आ गया, एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है आधा 10⁻34। क्या होती है, आधा 10⁻34। जब न्यूमेरिकल करते हैं तब यही वैल्यू काम में लेते हैं। डेल्टा एक्स अपने को दे दिया है 1 एंगस्ट्रम, 0.1 एंगस्ट्रम। ओके, एम की वैल्यू दे रखी है अपने को 9.11 इंटू 10⁻31। और यहाँ डेल्टा वी को वी ही लिख देते हैं, ठीक है, फाइंड करना है। और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻34। पहले पावर को बैलेंस करो, इधर कितनी है 10⁻41 हो जाएगी, -41 होगी। -41 को आप उधर भेजोगे तो ये नीचे जाएगी, वापस ऊपर आएगी तो +1, -41 तो 41 - 34 कितना बच जाएगा आपके पास में, 6 तो बच जाएगा इधर से, और एक बचेगा 7, ठीक है, तो 7 बचेगा 10⁻+7, 1/2 इंटू 10⁻+7 होगा कि नहीं होगा। ओके, यहाँ 0.9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से मल्टीप्लाई होकर ये पॉइंट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में v बराबर 2 इंटू 0.911, ठीक है, 0.9, और 0.9 को आप 1 भी मान लोगे, ठीक है, 0.9 को क्या मान लोगे आप, 1 मान लोगे, तो 0.9 को 1 मान लोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5 इंटू 10⁻7। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.5 को आप पॉइंट हटा दोगे तो 5 इंटू 10⁻6 क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻6। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आसान थी, कोई हार्ड नहीं थी। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका अभी तक अपने सामने। मैंने क्या बोला था, कॉपर सल्फेट की अगर रिएक्शन करवाते हो KCN के साथ में, ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी अब जो टेस्ट आ रहा है ना उसमें भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बनता था K3FuCN4, K3CuCN4 बनता था कॉम्प्लेक्स, अभी तक 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो CN K3 है, पोटेशियम कितने हैं, 3 है, नेगेटिव पोटेशियम हटेंगे तो कितना आएगा नेगेटिव, उसके ऊपर में 3 नेगेटिव आएगा, रटने को बोला हुआ है। ओके, अगला बोला है कलरलेस कौन सा होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई, जिसके पास भी D10 और D0 हो वो कलरलेस होता है। अब यहाँ पे अपने पूछा कलर वाला कौन होगा, तो कलरलेस वालों को हटा दो, स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D0 होगा, बहुत बार अपन चेक कर चुके। कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D10 होगा, तो कॉपर +1 और इनका आपने निकाल के देख लिया कि ये तो कलरलेस है, ये कलरलेस है, तो जहाँ पे भी कॉपर और स्कैंडियम हो वो ऑप्शन हटा दो। ओके, अगला क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है, बोलता है इसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी अपने को दे रखी है। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एंथैल्पी मतलब होता है डेल्टा H, वो कितनी दे रखी है अपने को, 30 किलो जूल दे रखी है, कितनी, 30 किलो जूल। ओके, एंट्रोपी मतलब डेल्टा S कितना दे रखा है अपने को, 105 दे रखा है, कोई दिक्कत। और आगे क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बताओ आप इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा G क्या होगा, 0 होगा। तो एक अपने पास में इक्वेशन होती है डेल्टा G बराबर, देखो डेल्टा G पे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, बार बार आते हैं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इक्विलिब्रियम बोल रहा है मतलब डेल्टा G को 0 रख दोगे, तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा, यहाँ पे S आएगा, ठीक है, डेल्टा S, T बराबर आएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S आएगा, 0 रखते ही ये इधर लेफ्ट राइट चले जाएंगे। अब अपने पास में डेल्टा H की वैल्यू 30,000 दे रखी है और डेल्टा S की वैल्यू 105 दे रखी है। अब राउंड फिगर करो, देखो इसको 100 मानोगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा, लेकिन 100 नहीं है, 100 से बड़ा है, तो 300 से हल्का सा कुछ कम आएगा, हल्का सा कम आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि एल्केनॉल मतलब अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए आपको याद नहीं है तो कैसे क्या करोगे, अल्कोहल लिखो CH3OH लिखा, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है, तो
एक को लिख दिया आपने n। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन ये एक था, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो आप क्या लिख सकते हो, 4n लिख सकते हो। बट 4n तो ऑप्शन में नहीं है। 4n को और क्या लिखने का तरीका है, 2n+2 लिखा है। क्या लिखोगे, 2n+2। फिर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। आई बात समझ में। फॉर्मूले याद नहीं हो तो ऐसे निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं CH2OH से निकालता। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, सॉरी कार्बन 2 ही है, तो 2 को मैंने लिख दिया n बराबर कितना हो गया, 2। और उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 है। तो अब क्या होगा, 6 को क्या लिखोगे कि भाई पहले 2 का डबल किए तो 4 हो गया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिए, और ऑक्सीजन 1। फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ओके। और डायरेक्ट याद था, बहुत अच्छी बात है। आयरन की एक रिएक्शन का SRP मतलब ये E0 दे रखा है, और आयरन की दूसरी रिएक्शन का E0 दे रखा है। अपने को दोनों का ERF ये पूछ रहा, दोनों को मिला करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहली रिएक्शन आपको क्या दिखी होगी, पहली रिएक्शन दिखी होगी कि Fe से मिल रहा है आपको Fe+2, ठीक है, एनोड पे। ये रिएक्शन दी है आपको एनोड की, ओके। और इस रिएक्शन का Fe से Fe+2 से Fe बना रहा था, तब नेगेटिव था। अगर आप Fe से Fe+2 रिएक्शन को उलट दोगे तो इसका E कितना आ जाएगा, E0 कितना आ जाएगा इसका, 0 पॉइंट, मतलब एक एनोड है और एक कैथोड है, ओके। और ये क्या है, ये आपका कैथोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। बोलोगे ऊपर भी रिडक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मुझे पहचानना कैसे कि ऊपर भी रिडक्शन था। ऊपर क्या बनाई मेन रिएक्शन में, Fe से Fe+3 बनाया है। Fe से Fe+3 बनाया, मतलब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो अपन एक तो मानेंगे Fe से Fe+2, यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या बनता है, एनोड बनता है। क्या बनेगा, एनोड। और क्या हो रहा है, Fe+3 से Fe2 जा रहा है, तो ये तो जैसे थी वैसे की वैसे हो रही है। तो Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनता है, कैथोड बनता है। दे दिए अपने को। अब अपने को पूछ रहा है कि E0 पूछो, तो E0 होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके। और ये अगर आपको कैथोड एनोड पहचानना भी नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। ये फॉर्मूला याद रखो, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब दोनों सेम दिए हैं क्या, बिल्कुल सेम दिए, दोनों रिडक्शन दे रखे। अगर दोनों सेम दे रखे हैं तो आप उनको क्या करो, माइनस कर दो। अगर देखो फॉर्मूला होता है SRP बराबर E0 बराबर SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब अगर दोनों सेम दिए, सेम मतलब दोनों रिडक्शन दे रखे होंगे या दोनों ऑक्सीडेशन दे रखे होंगे, दोनों के दोनों रिडक्शन दे रखे, ये भी रिडक्शन दे रखा है, ये भी रिडक्शन दे रखा है, तो क्या करोगे, सेम सेम होते हैं तब माइनस कर देते हो। मैंने ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था आपको, ठीक है। माइनस कैसे करोगे, 0.771 माइनस, इसमें से माइनस कर दोगे -441 को कर दोगे, ओके। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.771 प्लस 0.441। तो इसका आंसर आप ऐड ऑन करोगे तो कितना आएगा, 1.21, ओके। बहुत आसान क्वेश्चन था। SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, जब दोनों रिडक्शन दे रखे हैं तो माइनस कर दो। अगर एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन दे रखा होता तो अपन उनको जोड़ते। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी 2021 में वापस रिपीट हुआ था। इसका अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। R बराबर क्या होगा, -1/2 dA/dt, ओके। होता है -dB/dt। जो रिएक्टेंट होते हैं उनके आगे माइनस लगता है, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। प्रोडक्ट के आगे लगता है प्लस, 1/3 dC/dt, 1/d dd/dt, ओके। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा होता है भाई, ये सारे के सारे स्टेप क्या हैं आपस में, ये सारे के सारे स्टेप R के बराबर है। मतलब ये सारे के सारे स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा रहे हैं। तो कौन सा नहीं दिखा रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ C के आगे नेगेटिव लगा दिया है। C के आगे नेगेटिव मत लगाओ, C तो प्रोडक्ट है तो उसके आगे पॉजिटिव लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर से केमिकल मतलब इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का है। पहला बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल। CO2 और H2O की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। अपने को गलत स्टेटमेंट पहचानना है, पहली बात तो।
तो ये तो बात सही है भाई, ये बोल सकते हैं कि इधर की कंसंट्रेशन और इधर की कंसंट्रेशन बराबर होगी, लेकिन ये नहीं बोल सकते इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि CO2 और H2O की कंसंट्रेशन बराबर होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहला स्टेटमेंट तो सही है। अपने को तो बताना है नॉट ट्रू, मतलब ये बोल रहा है इक्वल है, तो ये तो गलत हो गया। नॉट ट्रू ही बताना है अपने को, मतलब ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, अपने को गलत बताना है। फिर इसका KP लिखना है। KP क्या लिखते हैं? KP लिखते हैं सबका गैस इस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ऊपर कौन आएगा? CO2 आएगा, PCO2 आएगा, फिर H2O को तो लिखेंगे नहीं, नीचे क्या आएगा? PCH4 आएगा इंटू PO2 का स्क्वायर आएगा, ये बनेगा KP। इन्होंने दिया है, ये क्या दिया है? ये तो इन्होंने KC दे दिया, KP नहीं दिया। सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना था। इसने पूछा KP है और आंसर KC लिख रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास में, कोई भी रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड। एक कार्बोनिल कंपाउंड था आपके पास में और वो HCN के साथ में रिएक्ट कर रहा है। X था, वो HCN के साथ में रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करके क्या बना रहा है? उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। ये तो NAR रिएक्शन है और यहाँ पे रेसमिक मिक्सर बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? रेसमिक मिक्सर बना रहा है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड द कार्बोनिल कंपाउंड इज। देखो, जब भी अपने को पूछे कि रेसमिक मिक्सर बना रहा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अपन ने जब NAR पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट निकालने के लिए जो X होगा ना, उसकी दोनों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। वैलेंसी अलग अलग होती है तभी उसका, आपको पता है HCN के साथ में रिएक्शन करने के बाद में, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड था, R डैश और C और O कीटोन था मान लीजिए, HCN के साथ में आपने रिएक्शन करवाई। अगर R और R डैश दोनों अलग अलग होंगे तो ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा R डैश C, नेगेटिव वाला पोर्शन तो आपको पता है सीधा इसके पास जाएगा कार्बन के, और पॉजिटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये कायरल कब बनेगा? OH तो वैसे भी अलग है, CN भी अलग है। जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे तो आपको यहाँ पहचानना है कि इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे। अगर आप पहला ऑप्शन देखते हो एसिटाल्डिहाइड, एसिड मतलब CH3 हाइड्रोजन कार्बन और O, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, बिल्कुल यही आंसर होगा। एसीटोन क्यों नहीं होगा? एसीटोन में पीछे वाले दोनों ग्रुप सेम है, CH3 COO है। बाकी सब में देख लीजिए ग्रुप सेम होंगे। जब ग्रुप अलग अलग होते हैं तभी आंसर में रेसमिक मिक्सर बन पाता है। तो आपको यहाँ से वर्ड उठाना था रेसमिक मिक्सर और देखना था कि किसके अलग अलग हैं। ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे जब GOC पढ़ाई थी। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा? ग्लूकागॉन में। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत सिंपल सा। इसकी ट्रिक्स भी बता रखी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कि इसमें ये NCERT का प्योर रिएक्शन है। आई जाता है हमेशा छोटे के साथ में। कहाँ जाता है? आई जाता है छोटे के साथ में। तो इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, आई जाएगा इसके साथ में और O जाएगा इसके साथ में। तो आई किसके साथ जाएगा? छोटे के साथ में। बस यहाँ इसकी ट्रिक लिख देते हैं, आई जाएगा छोटे के साथ में। और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर एक साल छोड़ करके एक साल आता है। भले आप पेपर उठा के देख लेना, अब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई जाएगा छोटे के साथ में। अगर छोटा नहीं मिलता है तो आई जाता है 3 डिग्री के साथ में। आई किसके साथ जाता है? 3 डिग्री के साथ में। और अगर आपको कहीं बेंजीन दिख जाए, अगर कहीं पे भी गलती से बेंजीन दिख जाए तो उसको पकड़ करके फिनॉल बना दो। क्या करो? उसको पकड़ करके फिनॉल बना लो। अगर फिनॉल ना बन पाए तो बाकी की बात अलग है। मतलब कहीं ऐसी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिखे और O दिख जाए तो उसको तुरंत फिनॉल बना दो। ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, ओके। यहाँ तो क्या होगा? आई जाएगा छोटे के साथ में, तो आई जाएगा छोटे के साथ में तो CH3 बन जाएगा और बाकी वाला अल्कोहल बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी? NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अपन ने बोला था
3 पॉइंट पढ़े थे जब अपन GOC2 पढ़े थे। क्या बोला था? स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला पॉइंट तो ये था कि एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, भले कुछ भी हो जाए। एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये कीटोन है, ये कीटोन है, इन दोनों को हटा दो। ओके। दूसरा पॉइंट क्या था? NAR रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो NAR कम होगी। इसमें देखो स्टेरिक हिंड्रेंस पीछे ग्रुप इतना बड़ा है और चौथे वाले में छोटा है ग्रुप, तो फोर्थ वाला होगा। फिर अगर इससे भी आंसर नहीं आता है तो NAR इज प्रोपोर्शनल टू -I चार्ज और इन पॉजिटिव टू -I और +I से भी कर सकते हो। इन तीनों स्टेप में स्टेप बाई स्टेप इसको NAR की रिएक्टिविटी यूज करनी होती है। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बोलता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सीन था, और साइक्लोहेक्सीन में आपको क्या करना है? आपको करना है साइक्लोहेक्सीन ये है, मतलब एक डबल बॉन्ड था उसको, और इसमें करना हाइड्रोजनेशन, मतलब H2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और यहाँ जो एनर्जी अपने को चाहिए होती है वो होती है -119.5 किलो जूल पर मोल। ओके। अगला बोलता है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन की रेजोनेंस, तो रेजोनेंस एनर्जी ये तो रेजोनेंस जब करता है वही तभी होगी -150। कितनी होगी? -150। और क्या दे रखा अपने को? और पूछ क्या रहा है? इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक बॉन्ड की आपको एनर्जी दे रखी थी 119, तो अब आपको बोल रहा है बेंजीन का हाइड्रोजनेशन, मतलब 3 बॉन्ड को आपको क्या करना है? हटा करके साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? भाई देखो, ये फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो पहले आता था, अब तो नहीं आता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, सिलेबस में अभी भी है। एक बॉन्ड को हटा करके, डबल बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन लगाओगे तो इतनी एनर्जी होगी। तो 3 बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन लगाओगे तो कितनी एनर्जी होगी? आप करोगे भैया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वैसे एनर्जी होनी कितनी चाहिए थी? 3 × -119.5 किलो जूल। तो ये कितना आ जाता? 3 और इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 360 आ जाता। कितना आता? माइनस का 360 आ जाता। बट ये आंसर 360 जो है वो ना तो 360 ऑप्शन में दिया है, बट ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी रेजोनेंस। तो ये तो आपकी आ गई एक्चुअल एनर्जी। ठीक है, तो आपको जो हाइड्रेशन की एनर्जी चाहिए, हाइड्रेशन की एनर्जी वो होगी एक्चुअल एनर्जी, या फिर ऐसे बोल दो कैलकुलेटेड माइनस रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, होना क्या चाहिए था? सिंपल, जो 3 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर आना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। कितना कैलकुलेटेड कितना है? -360 माइनस रेजोनेंस की कितनी दे रखी है? -150। तो इसमें से 350 में से अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -360 + 150, तो आपको 7 पता लग रहा है, कोई 210 आएगा आंसर। कितना आएगा? 210। आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था, बट ये कंसेप्ट तो पता होना चाहिए कि भाई हाई एनर्जी जो आएगी वो सीधे 3 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगी, एनर्जी आएगी रेजोनेंस एनर्जी को माइनस करने के बाद में। अगला क्वेश्चन आता है, पेन चेंज कर लेते हैं। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट। पहले इथाइल एसीटेट का सेल्फ कंडेंसेशन करना है। तो इथाइल एसीटेट बनाओ। एसीटेट मतलब CH3CO, ये एसीटेट है। इथाइल मतलब C2H5, ये बन गया इथाइल एसीटेट। ऐसे के ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको। ठीक है, CH3CO C2H5, इनको कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन करने का मतलब क्या होता है? यहाँ से आप एक मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे। एक मॉलिक्यूल क्या बाहर निकालोगे? यहाँ से निकाल दो आप ये पूरा मॉलिक्यूल, और यहाँ से एक निकाल दो हाइड्रोजन। कंडेंसेशन जब भी होता है एस्टर का, तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्या निकालेंगे? अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। निकल गया अल्कोहल का मॉलिक्यूल। पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया CH3
COCH2 COO C2H5, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एक अजीब सा एस्टर बन गया है। ओके, तो इसको भी नहीं करोगे चलेगा, बट ये वाला तो ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जस्ट अभी अपने ऐसा एक ऊपर करके आए हैं। अपने को NH3 और DS2 में रिलेशन बताना है। NH3 तो ये क्या होगा, -1/3 DH2 अपॉन DT बराबर 1/2 DNH3 अपॉन DT। अगर आपको DH, अब आप इसमें देख लो रिलेशंस कौन सा सही बैठ रहा है। अगर DNH3 से देखोगे तो 2/3 DS ये हो जाएगा, ये है कि नहीं है, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, नॉट कायरल, कायरल का मतलब क्या होता है, जब चारों वैलेंसी बराबर हो। जैसे ब्यूटेनॉल की बात करें, ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CHOH CH2 CH3, ये ब्यूटेनॉल है। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, चारों वैलेंसी अलग अलग है तो ये कायरल कार्बन है। अगला क्या है, पेंटेन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट और ये पेंटेन हुआ। और 2 और 3 पे ब्रोमो लगाना आपने को, 2 पे भी ब्रोमो लगाना है और 3 पे भी ब्रोमो लगाना है। अब इसकी भी वैलेंसी अलग अलग है, इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक तो ये CH3 है, एक Br है, और एक ये इतना बड़ा ग्रुप है, हो गई। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अगला बोलता है 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, CH3 CH2 CH Br और CH2 CH3। ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, क्यों नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये इधर भी ये सेम, ये और ये ग्रुप सेम है, तो ये बीच वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। जो कार्बन कायरल नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बट यहाँ तो सिंपल यही पूछा था कि कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। इसमें आइसोमेरिज्म पूछिए, तो इसमें NO2 दिख गया, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म तो श्योर है, तो लिंकेज तो श्योर है, इस ऑप्शन को तो हटा दो। साथ में ये क्या है, MA4B2 है। MA4B2 आपको पता है GI शो करता था कि नहीं करता था, तो MA4B2 GI भी शो करेगा। ओके, और क्या इसमें चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऑप्शन को हटा दो। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या बताई थी, सिस फॉर्म में सिलेटिंग लिगेंड। देखो आइसोमेरिज्म पे भी हर साल क्वेश्चन आ रहा है, अब आपके दिमाग में टॉपिक भी हिट करने लग गए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है और अपने को बोला है इसका, देखो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करके दिखाना T2Z और इजी में करते हैं। चलो, क्रोमियम +3 में है कि नहीं है। ओके, क्रोमियम +3 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, D3, क्या होगा D3। वैसे क्रोमियम का क्या होता है, D5S1 होता है, D5S1 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में, एक इधर से निकलेगा और 2 इधर से, तो क्या बच जाएगा D3 को वाटर है आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप नीचे बनाओगे 3 T2Z के ऑर्बिटल्स, ऊपर बनाओगे 2 EZ के ऑर्बिटल्स। अब आप इसमें जब फिल करने जाओगे तो 1 2 3 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ T2Z में फिल हो गए। T2Z के नाम क्या होते हैं, DXY DYZ DZX। ओके, तो बहुत आसान सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने तीनों के तीनों यहीं फिल कर दिए। ऊपर वालों के क्या नाम होते हैं, X² Y² और DZ², इनको बोलते हैं EZ, नीचे वाले को बोलते हैं T2Z। ओके, ये क्वेश्चन फिर से अब आ गया, ये क्वेश्चन भी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेल्टा TF पूछ रहा है अपने से, साफ पता लग रहा है ना कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड होगा, डेल्टा TF पूछ रहा है। ये फॉर्मूला होता है इसका KF/M। KF तो इसने डायरेक्ट दे रखा है 5.12, कितना दे रखा है 5.12। मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन उसका वेट किलोग्राम में। तो वेट कितना दे रखा आपने को, 1 ग्राम। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला लिखें तो ये था मोल अपॉन उसका मास। किसका मास लेना आपने को, उसका सॉल्यूट का लेना है, ध्यान रखना। और ये N क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वेट कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है। ओके, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है,
मोलर मास दिया है सॉल्यूट का 250, कितना दे रखा आपने को 250। उसके बाद में अपने को क्या बोला, इतने ग्राम बेंजीन में है, इतने ग्राम बेंजीन में, मतलब कि ये आपको एम भी दे दिया, एम कितना दे दिया है, सॉल्यूट का वेट 51.2 ग्राम दे दिया। इसको अब किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोलैलिटी में यहाँ किलोग्राम में आता है, सॉल्यूट का वेट आता है किलोग्राम में, सॉरी सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में आता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है, 5.12 और 10 से 10 कट जाएगा, बाकी 25 और ये हो जाएगा 4 और 4 चले जाएंगे ऊपर, 51.2, 51.2 से 51.2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.4। ओके, आसान क्वेश्चन। अगला, बफर कौन सा है, देखो बफर क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बफर होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट, क्या होता है, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, या फिर वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट, सॉल्ट उसी का होगा, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं हो सकता कभी भी। ओके, ये भी स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, स्ट्रॉन्ग वाले कभी नहीं हो सकते। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से इसी चैप्टर का आ गया। अपने को H+ की कंसंट्रेशन दे दी है, HCl की दे रखी, मतलब H+ की दे रखी, एसिड ही तो है, 10⁻⁸। ओके, अब उसके बाद में बोल रहा है KW दिया इसमें, और इसका एक्वस सॉल्यूशन मिला रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है इसका। एक्वस सॉल्यूशन बनाने का मतलब है इसमें पानी मिला रहा है, क्या मिला रहा है, पानी। तो H+ कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये क्यों, ड्यू टू एक्वस सॉल्यूशन। ओके, 10⁻⁷ कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0.1 और यहाँ बचेगा 1, तो ये जाएगा H+ हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद आपने सब क्या पूछा है, यही पूछा है, हाइड्रोजन आयन H+ की कंसेंट्रेशन ही पूछी है। ओके, तो 10⁻⁷ में होगा और 1.1 समथिंग थोड़ा सा ये होगा। ओके, अगला है एसीटोन और इथेनॉल का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, अब अपन जब सॉल्यूशन पढ़े थे तब मैंने आपको बस समझाया भी था कि राउल्ट के लॉ से दो लोग होते, एक तो आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक होता है डेविएशन। डेविएशन में फिर से दो थे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने एग्जांपल याद करने के लिए बोला था कि अल्कोहल में कुछ भी मिलाओ पॉजिटिव होगा, दारू पीने वाले खुद को पॉजिटिव समझते हैं, बताया था ये ट्रिक जब सॉल्यूशन के फॉर्मूले पढ़ाए थे। ओके, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, तो इसकी सेल रिएक्शंस क्या होगी, ठीक है, ये अपने से पूछा गया है, अजीबोगरीब क्वेश्चंस, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये एनोड की है। वैसे भी अपन जब भी इस टाइप का सेल, इसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, ये दो खड़ी लाइनें होती हैं जो सॉल्ट ब्रिज को दिखाती है। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड होता है एनोड और इस साइड होता है कैथोड। वैसे दिख भी रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए से क्या बन रहा है, एनोड पे ए से बन रहा है A+ बनेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये हुआ एनोड पे। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे हो रहा है B+ से आपका रिडक्शन हो रहा है, B बन रहा है, तो अब इस साइड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं भी लिखोगे तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, A+B+ गिव्स A++B। बहुत आसान सी रिएक्शन, कोई था ही नहीं कुछ। अगला क्वेश्चन, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या बनेगा, इथाइलिन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन, इथाइलिन ऑक्साइड कहने का मतलब है CH3 CH2 और O, यानी कि साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक ईथर अपने सिलेबस में नहीं है, सो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस होता है, आपको पता है ऑस्मोसिस तो पढ़ा होगा आपने। तो उसमें क्या होता है, दो तरफ एक सेमी परमेबल में SPM लगी होती है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर कुछ होता है पार्टिकल्स, इधर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं अपनी पार्टिकल। अब देखो सॉल्यूट के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो वो अपने कम से कम की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ। अगर आप पानी की तरफ से देखोगे तो पानी में देखोगे ना तो उल्टा होता है, ठीक है। बट कुछ इधर आएंगे कुछ इधर आएंगे, ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ जा रहे होते। तो दोनों साइड जो आपका एसपीएम से जो मूवमेंट चलता है ना, वो दोनों तरफ चलता है, एक तरफ नहीं चलता है। अगला बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो आप इनकी सबकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाईफिनाइल एमीन, नाइट्रोएनिलीन, बेंजाइल एमीन। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आपको याद हो तो, जैसे इसे डाईफेनाइल एमीन, इनके स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है सबकी। पहला बोल रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। डाईफिनाइल एमीन, डाईफिनाइल एमीन मतलब डाईफिनाइल मतलब 2 बार बेंजीन रिंग आएगी, एमीन मतलब NS, ये बन गया आपका ए। दूसरा क्या बोल रहा है, ट्राइफेनाइल एमीन, मतलब कि अब की बार 3 बन जाएगी। अब तो आप भी समझदार बन गए। अगला है नाइट्रोएनिलीन, NH2 होगा और उसके टांग में NO2 होगा। अगला है बेंजाइल एमीन, CH2NH2। आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, याद करो। क्या कंसेप्ट बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले जब जो चीज़ देखी जाती है, आप GOC फर्स्ट का मेरा नोट्स देखोगे, मेरा लेक्चर देखोगे, तो आपको यही बात दिखेगी कि जब भी अपन एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ में जाते हैं तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। और अपन बोल देते थे एलिफेटिक ज़्यादा बेसिक होती है एरोमेटिक से, और इसी से अपने 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से ये वाली एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब जिसमें NH2 बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, तो एलिफेटिक होता है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ओके, अगला है कौन सा मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ इक्वल्स नहीं होते हैं। तो ये बात मैं पहले भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन या तो PCl5 के बारे में पूछता है या ClF3 के बारे में पूछता है। इनमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इक्वल्स नहीं होती है। एक्सियल और इक्वेटोरियल नाम के बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड अलग लेंथ का है और ये वाला बॉन्ड अलग लेंथ का है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और इसमें कितने लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर कहाँ होते हैं, वो भी अपन पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको गारंटी लेके दे रहा हूँ, मेरे जो 5000 MCQs करवा रहा हूँ मैं से, इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे अब असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन नए फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि वो नया ही ट्रेंड चला है, ठीक है, तो वो आ सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं पहले आपके साथ में 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। NH3 और NF3 में से NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। अब तो आपको भी पता है, आपने भी रट लिया होगा, NH3 का ज़्यादा होता है, NF3 का कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि NH3 में बॉन्ड पेयर की वजह से जो म्यू प्रोड्यूस होता है वो, और लॉन पेयर से जो म्यू प्रोड्यूस होता है वो, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और NF3 में क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर की वजह से म्यू प्रोड्यूस होता है वो, और जो लॉन पेयर की वजह से म्यू प्रोड्यूस होता है वो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट होता है तो कम होता है, और इक्वल में होते हैं तो ऐड हो जाता है। ये NCERT लिखी हुई है। डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज 5 × 10⁻³ थोड़ा माइंड में आइडिया रखना, ये कितना होता है, 5 होता है। 5 × 10⁻³ ऐसे याद रख लो, इसका 5 है और इसका 1 है, ये 1 × 10⁻³ है। ओके, तो NH3 में ऐसा क्यों होता है, इन केस ऑफ NH3 ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू लॉन पेयर की वजह से, और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पेयर की वजह से होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है। जबकि आप NF3 में जाओगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यही तो बात बोला हूँ मैं, समझ में आई बात। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मोटिलिटी पूछ रहा आपने से, अभी इसको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी वहाँ सॉल्व नहीं कराता, बाकी एस ब्लॉक का क्वेश्चन होता है। इसमें ये दिक्कत होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आयंस होते हैं पॉजिटिव 1 वाले। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं, जो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनकी साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
साइज़ का ऑर्डर हो जाएगा रुबिडियम सबसे छोटा, जनरली रुबिडियम सबसे बड़ा होता है, ठीक है, बट अपन यहाँ कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, यहाँ एक्वस मीडियम लिखेगा तभी ये बात बोलेंगे। रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और लिथियम सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा होता है उसको चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मोटिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, मोटिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा साइज़ का उल्टा, क्या आ जाएगा, साइज़ वाले का उल्टा। तो सबसे आसानी से रुबिडियम चल पाएगा और सबसे बुरी तरह से लिथियम चल पाएगा क्योंकि उसने पानी बहुत इकट्ठा कर लिया है। sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 की होती है और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। रटने वाला MCQ है और कोई जुगाड़ नहीं इसका। लीनियर शेप में कौन होगा, तो अगर आप देखोगे सबका मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर शेप देखोगे, अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन में आपको पता है, ओजोन तो हर किसी को वैसे याद भी होता है, ऐसे वी शेप का बना होता है। NO2+ की बात करें तो एक सेंट्रल एटम है, 2 साइड एटम है Ab2। लॉन पेयर देखोगे तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चला गया, पॉजिटिव चला गया, जब पॉजिटिव चला ही गया है तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खा जाएगा, लॉन पेयर 0। तो 2 मॉलिक्यूल है, वी शेप कब बनता है, जब उसके पास में लॉन पेयर होते हैं, उसके पास लॉन पेयर ही नहीं है तो ऐसे सीधा सिंपल सा बन जाएगा। लॉन पेयर होता है वो इसको रिपेल करता है, तो NO2+ वी लीनियर होता है। ओके, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा, तो आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ सिंपल ऑक्साइड की पूछे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अगला है एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, अपने पास में L होता है, N होता है, L होता है, M होता है और S होता है। N को बोलते हैं साइज़ वगैरह बताता है, साइज़ बताता है, ठीक है, जो 3s 4s ऐसे बोल के बताता है। ये बताता है शेप बताता है, मतलब कि S है, P है या D है या F है। ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में और ये बताता है स्पिन के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अपने को नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत स्टेटमेंट पता करना है। बोलता है एवरी AB5 मॉलिक्यूल, एवरी AB5 मॉलिक्यूल मतलब ये AB5 मॉलिक्यूल PCl5। बोलता है इसमें स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर डज नॉट इफेक्ट, तो ऐसा नहीं होता है, इसकी ट्रायंगुलर पिरामिडल भी बनती है और स्क्वायर पिरामिडल भी स्ट्रक्चर बनती है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं चलो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जैसे BS3 बोरॉन फैमिली, भूखानंगा फैमिली, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फैमिली कैन एक्ट एज लेविस एसिड। सही बात है, बोरॉन फैमिली भूखी फैमिली होती है और लेविस एसिड की तरह काम करती है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर को। किसको बोलते हैं, रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर को। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। सही बात है, रेजोनेंस तो अपन हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। अगर आप डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो सिंगल बॉन्ड लंबा होगा, ये बात भी सही है, ठीक है, तो ये बात गलत है और यही आंसर है अपना। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब P ब्लॉक पढ़ाया था तब भी बता दिया था मैंने आपको। एटॉमिक नंबर 16 मतलब कि क्या होगा, सल्फर होगा, S2। S2 का MOT पूछ रहा है अपने से, ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक जनरल सा फिनोमेना बोलेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो जैसा O2 वैसा S2। तो O2 में क्या थे, 2 अनपेड। O2 का अगर आप MOT बनाओगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं पाई ऑर्बिटल्स में, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे यही बोला है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये NCERT का क्वेश्चन है, इंटेक्स वाला 7.12। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर सोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, यहाँ इसने ये भी लिखा है लाइक O2, बिल्कुल लाइक O2 मतलब ऑक्सीजन की तरफ ही, जैसा O2 वैसा S2। जब भी आपको सल्फर का MOT पूछे ऑक्सीजन का MOT चिपका दो, वही आंसर चिपका दो। ओके, NCERT का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये 2016 में भी रिपीट हुआ है। बोलता है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में आपको रटा चुका हूँ, 20 बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ, चल ऐसे याद करवा चुका हूँ, चल बाहर फालतू इंसान, ये ऑर्डर रटवा चुका हूँ कि नहीं रटवा चुका हूँ, तो ये इनकरेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपको रटवा चुका हूँ, HI डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूँ। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ती है तो H+ देना आसान हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बता चुका हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में
कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जरूर होता है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये सारे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है SiCl4 के साथ में कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ये देखना तो बहुत आसान है कि अपन वो निकालेंगे Ab4L0। सिलिकॉन में देखो साइड एटम 4 है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली में आता है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 सिलिकॉन क्लोरीन खा गया, लॉन पेयर बच गए 0, Ab4L0 बना। अब कौन सा Ab4L0 नहीं है? अगर आप इसको देखोगे तो Ab4L0 है। क्यों? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 के 4 हाइड्रोजन खा गए, लॉन पेयर 0। तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है। PO4 Ab4 है, लॉन पेयर चेक करते हैं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 एक्स्ट्रा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए वैलेंस शेयर में। 8 के 8 ऑक्सीजन खा जाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो 4 8 खा जाएंगे, तो 0। ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है। ये Ab4 है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 क्लोरीन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक लॉन पेयर बचेगा। तो ये जब सेम नहीं आता है तो वो होता है आइसोस्ट्रक्चरल, नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका IUPAC नाम पूछ रहा अपने से। ये क्या होगा? एल्केनॉयल क्लोराइड है, इसका नाम होता है एल्केनॉयल क्लोराइड। लॉन ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन की चेन है। तो क्या होगा? पेंटेनॉयल क्लोराइड होगा। क्या होगा? पेंटेनॉयल क्लोराइड होगा। ब्यूटेनॉल को हटाओ, पेंटेन को हटाओ, पेंटेनॉयल क्लोराइड होगा। क्या होगा? पेंटेनॉयल। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो 2 और 3 पे मिथाइल लगा है। ओके, आसान क्वेश्चन था। एल्केनॉयल क्लोराइड ये NCERT में भी दे रखा है। तो अभी आपको यही बोला था, मैं दोबारा फिर से बोल देता हूँ कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे ही सर्च करना आपको, नीट फिर ऊपर कॉमा S नेविगेटर, ठीक है। और ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।